हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी सेल्फ स्टडी में। जैसा कि आप लोगों को पता हो गया होगा, आज मैं जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। आज के डेट में वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज के डेट जो भी क्वेश्चन है मैं कुछ उन क्वेश्चनों का पोस्ट मॉडर्न क्लास लेके आया हूँ। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? हम बात करें भारत का पहला कौन था, तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। कौन था? बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। हम बात करें इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक जेके हिक्की थे। कौन थे? जेके हिक्की थे। इसके संपादक जेके हिक्की थे। हम बात करें इसकी प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था। अब हम यही बात कर लेते हैं समाचार पत्र दर्पण की। हम बात करें समाचार दर्पण की, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1818 में। कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1818 में हुआ था। हम बात करें इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक मार्श सेन थे। इसके संपादक कौन थे? मार्श सेन थे। अब हम यही बात कर लेते हैं उदंड मार्तंड की। हम बात करते हैं उदंड मार्तंड की। हम बात करते हैं उदंड मार्तंड की। उदंड मार्तंड इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1826 में हुआ था। कब हुआ था? 1826 ईस्वी में हुआ था। अब हम बात करते हैं इसके संपादक कौन थे, तो इसके संपादक जुगल किशोर शुक्ला थे। कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। जुगल किशोर शुक्ला थे। अब हम यही बात कर लेते हैं, अगर उदंड मार्तंड जो है यह हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। एक ऑप्शन और है, यह है सोम प्रकाश। अगर हम बात करें सोम प्रकाश की, तो सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। अगर हम यही बात करें इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन हुआ था 1859 ईस्वी में। कब हुआ था? 1859 ईस्वी में। तो आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बंगाल गजट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह रहा अगला क्वेश्चन। बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, राकेश शर्मा। हम बात करते हैं राकेश शर्मा के बारे में। तो राकेश शर्मा कब गए थे? राकेश शर्मा 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष में गए थे। अब हम यही बात कर लेते हैं बेलेटेना तेरेस्कोवा की। हम बात करें बेलेटेना तेरेस्कोवा की, तो यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। यह बेलेटेना जो है यह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। और यह कब गई थी? तो यह गई थी 1963 ईस्वी में गई थी। और यह किस देश की है? तो यह रूस देश की थी। बेलेटेना तेरेस्कोवा रूस देश की थी। बेलेटेना तेरेस्कोवा 1963 ईस्वी में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। अब हम बात कर लेते हैं यूरी गागरिन की। हम बात करें किसकी? यूरी गागरिन की। ये रहे जो यूरी गागरिन है। यूरी गागरिन सर्वप्रथम जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। पहले भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा थे। अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे। और यह कब गए थे? यह गए थे 1961 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1961 ईस्वी में गए थे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर हम बात करें सुनीता विलियम्स की, सुनीता विलियम्स जो है यह
2006 में अंतरिक्ष में गई थी। कब गई थी? 2006 में गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन। हम बात करते हैं चिलया समिति किससे संबंधित है। चिलया समिति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर सुधार। चिलया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधार से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिलया समिति किससे संबंधित है? तो कर सुधार से संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं बीमा सुधार की। हम बात करें बीमा सुधार की, तो बीमा सुधार किससे संबंधित है? तो बीमा सुधार जो किससे संबंधित है? तो मल्होत्रा समिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? मल्होत्रा समिति से। मल्होत्रा समिति से बीमा सुधार संबंधित है। अब हम बात कर लेते हैं मुंबई दंगा की। हम बात करें मुंबई दंगा की। मुंबई दंगा जो है यह किससे संबंधित है? तो मुंबई दंगा जो है यह कृष्ण आयोग से संबंधित है। श्री कृष्ण आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्री कृष्ण आयोग से संबंधित है। अभी एक क्वेश्चन और है, ये चौथा ऑप्शन। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है महालनोबिस से। किससे संबंधित है? महालनोबिस से संबंधित है। किससे संबंधित है? महालनोबिस से। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? या ऑपरेशन फ्लड किसके प्रयासों से चलाया गया था? ऑपरेशन फ्लड किसके प्रयासों से चलाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन के प्रयासों से ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। और यह ऑपरेशन फ्लड कब चलाया गया था? तो 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड को चलाया गया था। हम बात करें ऑपरेशन फ्लड को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य जो था दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करना था। क्या था? दुग्ध उत्पादन। मुख्य उद्देश्य क्या था? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी। चलिए हम बात कर लेते हैं आचार्य विनोबा भावे की। अगर हम बात करते हैं आचार्य विनोबा भावे की, हम बात करें आचार्य विनोबा भावे की, तो भूदान आंदोलन जो है, भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के प्रयासों से चलाया गया था। किसके प्रयासों से चलाया गया था? आचार्य विनोबा भावे के प्रयासों से चलाया गया था। कौन चलाया गया था? भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे के प्रयासों से चलाया गया था। और कब चलाया गया था? 1953 ईस्वी में चलाया गया था। और हम बात करें आचार्य विनोबा भावे की, तो आचार्य विनोबा भावे रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति हैं। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह रहा अगला क्वेश्चन। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झींगा मछली उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा मछली उत्पादन से। अब हम बात करें आलू की। हम बात करते हैं आलू उत्पादन किससे संबंधित है? तो आलू उत्पादन किससे संबंधित है? आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? गोल क्रांति से संबंधित है। आलू उत्पादन गोल क्रांति से संबंधित है। अब हम यही बात कर लेते हैं तिलहन की। किसकी बात करते हैं? तिलहन उत्पादन की। तिलहन उत्पादन किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? पीली क्रांति से संबंधित है। तिलहन उत्पादन पीली क्रांति से
संबंधित है। अगर हम यही बात कर लेते हैं मत्स्य उत्पादन की, तो मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? अगर हम बात कर लेते हैं मत्स्य उत्पादन की, तो मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? तो यह मछली से नीली क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? नीली क्रांति से संबंधित है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पे है? तो भारत किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। अब हम 7वें लिख दे रहे हैं। पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा USA यानी अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठवां ऑस्ट्रेलिया और सातवां अपना भारत, अपना प्यारा भारत। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम बताइए। पहला इंदिरा पॉइंट, दूसरा का इंदिरा कॉल, तीसरा सरक्रिक, चौथा वलागू। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं चारों बिंदु की। हम बात कर लेते हैं। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। और बात करते हैं पश्चिमी की, तो पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? सरक्रिक है। क्या नाम है? सरक्रिक है। और हम बात कर लेते हैं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो पूर्वी बिंदु कौन है? वलागू है। कौन है? वलागू है। अब हम यही बात कर लेते हैं भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। कौन है? इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अब हम बात करते हैं इसकी सबसे ऊंची चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़ी। क्या नाम है? धूपगढ़ी। और इसकी बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की। किसकी बात करते हैं? तमिलनाडु की। हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। हम अब यही बात करते हैं नीलगिरी
पहाड़ियाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? डोडा बेट्टा है। क्या नाम है? डोडा बेट्टा। नीलगिरी चोटी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। अब हम यही बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। कितनी है? 2637 मीटर है। अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है? तो राजस्थान में अरावली की पहाड़ी है। राजस्थान में कौन सी पहाड़ी है? अरावली की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? अरावली की पहाड़ी राजस्थान में है। अब हम यही बात करते हैं अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। क्या है? ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर। अब हम बात करते हैं गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सीवी रमन, ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी मदर टेरेसा। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? नोबेल पुरस्कार इन्हें 1913 ईस्वी में मिला था। हम बात करें किसके लिए मिला था, तो इनकी पुस्तक गीतांजलि पुस्तक थी। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम यही बात कर लेते हैं सीवी रमन की। किसकी बात करते हैं? सीवी रमन की। हम बात करें सीवी रमन की, तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। और किसके लिए मिला था? इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रमन प्रभाव की खोज की थी। रमन प्रभाव की खोज की थी। इसके लिए इन्हें 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में दिया गया था? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यही हम बात करें सीवी रमन की और, तो सीवी रमन ने ही 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी। कब की थी? 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी। 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज की थी। इसीलिए 28 फरवरी को राष्ट्र विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है 28 फरवरी को? राष्ट्र विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अब हम यही बात करते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। हम बात करें डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। डॉक्टर हरगोविंद खुराना की, तो इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1968 में इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम यही बात करते हैं मदर टेरेसा की। किसकी बात करें? मदर टेरेसा की। तो मदर टेरेसा को कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके क्षेत्र में दिया गया था? तो शांति के क्षेत्र में दिया गया था। किसके क्षेत्र में दिया गया था? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था मदर टेरेसा को। और हम बात करें नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा अगला क्वेश्चन।
भारत में सबसे अधिक तेल कहाँ से निकाला जाता है? भारत में सबसे अधिक तेल कहाँ से निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहाँ से निकाला जाता है? बॉम्बे हाई से सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है। बॉम्बे हाई कहाँ पड़ता है? बॉम्बे हाई बम्बई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बम्बई में। तो भारत में सबसे अधिक तेल कहाँ से निकाला जाता है? तो बॉम्बे हाई से निकाला जाता है। बॉम्बे हाई कहाँ पे है? तो बम्बई में है। अब हम बात करते हैं बरौनी तेल शोधक कारखाना की। किसकी बात करते हैं? बरौनी तेल शोधक कारखाना की। हम बात करते हैं बरौनी तेल शोधक कारखाना की। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार है। कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। कहाँ पे है? बिहार राज्य में है। अब हम बात कर लेते हैं मथुरा तेल शोधक कारखाना की। किसका बात करते हैं? मथुरा तेल शोधक कारखाना की। हम बात करते हैं मथुरा तेल शोधक कारखाना की। मथुरा तेल शोधक कारखाना की। तो यह किस राज्य में है? आप लोगों को पता ही होगा, उत्तर प्रदेश राज्य में है। नाम से ही पता चल रहा होगा। अभी एक क्वेश्चन और बचा है नीचे। जामनगर तेल शोधक कारखाना, ये चौथा ऑप्शन है। जामनगर तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर तेल शोधक कारखाना की हम बात करते हैं तो यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। अब हम बात करते हैं यह जामनगर तेल शोधक कारखाना जो है, यह भारत का सबसे पहला एवं सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर कारखाना है। क्या है? जामनगर तेल शोधक कारखाना। यह भारत का पहला और सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। पहला और सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है। पहला और सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर तेल शोधक कारखाना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा अगला क्वेश्चन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस में है। हम बात करते हैं पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अब हम बात करते हैं जेनेवा की। हम बात किसकी करते हैं? जेनेवा की। हम बात करें जेनेवा की तो जेनेवा में किसका मुख्यालय है? तो जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? रेड क्रॉस का मुख्यालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पड़ता है? तो जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रेड क्रॉस का मुख्यालय है। अब हम बात करते हैं रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी। हम बात करें रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी तो 8 मई 1863 में स्थापना हुई थी। 8 मई 1863 में हुई थी। इसीलिए 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की। किसकी बात करते हैं? हम बात करते हैं न्यूयॉर्क की। किसकी बात करते हैं? न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। और यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए प्रसिद्ध है। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है। तो न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब हम बात करते हैं यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। देखिए चौथा क्वेश्चन है। हाँ भी चौथा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में किसका मुख्यालय है? तो स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम क्या कहते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना
हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई होगी तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मुझे भी पता चले कि कहाँ मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगली क्लास साइंस की होगी। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस क्वेश्चन की PDF चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम को ज्वाइन करें। कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इस क्लास की PDF को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।